गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा था। मेंसुरेशन क्या होता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बेसिकली ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। मेंसुरेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद कैलकुलेशन ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ फिगर्स। अब जो फिगर्स होते हैं वो 2D होते हैं और 3D होते हैं, ठीक है। तो 2D के अंदर वो फिगर्स आते हैं जो हम पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल। और 3D फिगर्स के अंदर क्या आते हैं, सॉलिड फिगर्स आते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। उसके अलावा हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, कोन, ठीक है। इसके बारे में आप स्फेयर, हेमिस्फेयर भी होते हैं, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रायंगल्स जो होते हैं, हमने 5 टाइप के ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और उनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल्स कौन से पढ़े थे, एक तो स्केलिन ट्रायंगल था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जो 3 बेसिक होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। और ये जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका जो एरिया था उसका कुछ बड़ा सा फॉर्मूला था, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर्मूले लर्न हो गए। और पेरीमीटर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द बाउंड्रीज जिससे वो फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, आज हम बेसिकली रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल के पेरीमीटर, और उसमें एक नई टर्म आती है डायगोनल, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, वैसे ही थोड़ा सा इसके डायगोनल को फाइंड करने के लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेक्टेंगल के बेसिस पे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस नहीं करवाए रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, रिलेटेड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो इस जो अपना ये जो लेक्चर है इसमें वो कवर हो सके। और एक आधा क्वेश्चन अगर रह भी जाए तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में, इन योर प्रीवियस क्लासेस। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगन विच इज हैविंग 4 साइड्स, ठीक है ना। 4 साइडेड पॉलीगन होता है। तो हम लोग पहले रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग चैप्टर का नाम डाल देते हैं मेंसुरेशन, इसमें आता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल होता है, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। अब ये 4 साइडेड पॉलीगन तो होता ही है, लेकिन इस पॉलीगन के अंदर एक खास बात होती है कि एक ऐसा पॉलीगन होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। हालांकि पॉलीगन के अंदर भी बेसिकली हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, और पैरेललोग्राम के भी अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के पैरेललोग्राम होते हैं। रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट दिस इज नन ऑफ आर कंसर्न इन दिस चैप्टर, तो अभी हम उसको छोड़ते हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी 2 डेफिनेशन होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन ये होती है कि ऑपोजिट, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है ना, 2 pairs of opposite sides are equal, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, इसका जो बी पॉइंट है वो ये है कि all the angles are at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे सारे एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है, ABCD, ठीक है, जहाँ पर सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। और ऑपोजिट पेयर्स जो होते हैं, जैसे कि AB विल बी इक्वल टू CD एंड AD विल बी इक्वल टू BC। क्लियर हुआ ये चीज़ आप लोगों को। हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में डेफिनेशन पढ़ ली कि रेक्टेंगल होता क्या है। हम किसी भी पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके पेरीमीटर, इसके एरिया का फॉर्मूला जो है हम लोग अभी डिराइव करेंगे, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो पॉलीगन, हम कौन से पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसके पेरीमीटर और इसके एरिया के फॉर्मूले की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका पेरीमीटर और यहाँ पर इसका एरिया जो है उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है ना। पेरीमीटर की बात होती है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, AB, ठीक है, BC, CD एंड AD, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने बोला कि इसकी लेंथ जो है वो L है और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, B है,
ठीक है ना, उसकी लंबाई क्या है l मीटर या l सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है b मीटर या b सेंटीमीटर, वो तो जो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ए बी क्या है, ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो ए बी की जो लेंथ होगी वो l होगी, ठीक है ना, बी सी कितनी होगी b होगी, देन सी डी विल बी l, देन ए डी विल बी b। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ l प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया l प्लस बी। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल के वो 2 इंटू एल प्लस बी है, ठीक है ना। एक तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया। और एरिया की बात आती है तो आपको एरिया, आप इसका जो फॉर्मूला है वो पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर आपको लेंथ जो है वो मीटर में दे रखी हो तो पेरीमीटर तो मीटर में ही होगा, ठीक है ना, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और अगर आपको लेंथ या ब्रेथ अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी हो, ठीक है ना, दोनों, तो आपका जो पेरीमीटर जो है वो तो सेंटीमीटर में हो जाएगा और एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अगर आपको ट्राइंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है, दोनों को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना तो उसका पेरीमीटर की वैल्यू होगी और उतना ही उसके एरिया की वैल्यू होगी। अब ये 2 चीज़ें तो हम पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। वो चीज़ ये है कि मैंने ये बोला कि बी डी, आप इमेजिन करो कि बी डी जो है एक लाइन है, ठीक है, जो बी और डी पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। ये ऑल्टरनेट वर्टेक्स है, ठीक है ना। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, जो आसपास में होते हैं, सी और बी, लेकिन हम लोगों को ऑल्टरनेट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है ना। तो इस डायगोनल की लेंथ, अब आप एक ट्राइंगल इमेजिन करो, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो अब मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने बताया था, जिससे हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को फाइंड किया था। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसका मतलब कि बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास बी डी क्या हो जाएगा, डायगोनल, ठीक है। ये बी डी जो है हमारे पास डायगोनल है। और एक और चीज़, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। अच्छा, तीसरी चीज़, अब अगर मैं बोलूँ बी डी इज द डायगोनल, देन ए सी कैन ऑल्सो बी द डायगोनल, ए सी भी हो सकता है डायगोनल। तो ए सी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें मेरे को ए सी निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी एल और ये कितनी हो जाएगी बी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल आप ये मान लीजिए, आप ये याद ही कर लेना कि रेक्टेंगल के अंदर उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, दोनों का अंडर रूट कर दो, तो उस केस में उसकी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने रेक्टेंगल में बेसिकली हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ 4 साइडेड पॉलीगन जिसकी 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी, उसके डायगोनल के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले जो है वो क्लियर हो गए हो। एक तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, एक ये वाला फॉर्मूला और एक तीसरा क्या था, ये वाला फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूले को आप याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनके बेसिस पे ही आते हैं, ठीक है। तो मैं रब कर देती हूँ और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब रेक्टेंगल से रिलेटेड, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इस पर मैं इसलिए इतना स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग रेक्टेंगल जो है वो पिछली क्लासेस में वैसे भी पढ़ चुके हैं, तो इतना कोई उसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत नई हो, ठीक है ना। हाँ, नहीं हम लोगों के लिए क्या आती, एक तो ट्राइंगल था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, भाई ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या पेरीमीटर और क्या क्या एरिया के फॉर्मूले होते हैं, वो बात जो है, वो जो लेक्चर है उसमें जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं वो याद करने लायक है, मतलब वो आपको याद होने चाहिए। ये तो सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो हम 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आई हैव अ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ढूंढा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पहले मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वन साइड
of which is 48 meter and its diagonal is 50 meter and diagonal is 50 मीटर। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम सबसे पहले ये देखेंगे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एक साइड 48 मीटर है और उसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है। आपको उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना है। तो हमें सबसे पहले पता है कि एरिया निकालने के लिए मेरे को लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे उसमें एक ही साइड पता है, तो मतलब मुझे दूसरी साइड निकालनी है। अब वो मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मैंने क्या किया, फिगर बना लिया। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाया ABCD, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, अब इसकी एक साइड 48 मीटर दे रखी है, तो मैंने मान लिया कि ये साइड जो है वो क्या है, 48 मीटर की साइड है। ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि ये जो डायगोनल है BD ये कितना है, 50 मीटर का है। ठीक है, 50 मीटर की इसकी लेंथ है। अब इसने मेरे से बोला है कि मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले मेरे को एक साइड पता होनी चाहिए। हमको इसकी लेंथ तो पता है लेकिन इसकी ब्रेथ नहीं पता, तो मैंने मान लिया इसकी ब्रेथ क्या है, B मीटर। ठीक है ना, लेट द ब्रेथ B मीटर। ठीक है ना, मैंने B मीटर की इसकी ब्रेथ मान ली है। तो मेरे को पता है कि मुझे पता है कि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू √L² प्लस B², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायगोनल जो है BD इज इक्वल टू √48 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको करूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, BD² आया, और जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, तो कितना आ जाएगा, 48² प्लस B²। अब BD क्या है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस B², ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, 50² माइनस 48² कर देना इक्वल टू B²। अब शायद आपको आइडेंटिटी पता होगी, A² माइनस B²। जिसको पता है ओके, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है कि आप पहले 50 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 48 का स्क्वायर निकालोगे, फिर आपस में एक दूसरे को माइनस करोगे। इससे बेटर है कि आप एक आइडेंटिटी लगाओ विच इज़ A² माइनस B²। वो आइडेंटिटी ये बोलती है A प्लस B मल्टीप्लाई बाय A माइनस B इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो मतलब यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 प्लस 48 इंटू 50 माइनस 48। ठीक है, तो B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 98 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी हो जाएगी B² की वैल्यू, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर हो, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 196। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 14। लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग लेंथ को नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए हम ये नेगेटिव वाली टर्म हटा देंगे और B विल बी इक्वल टू प्लस 14 मीटर या 14 मीटर। अब हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, हमको एरिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 48 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 14 मीटर। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करा है, मैंने डायगोनल का फॉर्मूला लगाया है, मैंने ब्रेथ निकाली है और मैंने क्या किया, इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब हम इसके अलावा एक काम करते हैं, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और ये आइडेंटिटी भी याद रखना, A² माइनस B²। कई बार क्या होता है, लेंदी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आइडेंटिटीज़ आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इन आइडेंटिटीज़ के बारे में, लेकिन अभी कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी अभी से ही चैप्टर में लगनी शुरू हो गई हैं, तो प्लीज़ उनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। क्यों,
क्योंकि आपको ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, और आपकी अभी की कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन बड़ा है तो मैं पढ़ लेती हूँ और मैं इसका डायग्राम बना दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी इसमें फाइंड क्या करना है। अ ग्रासी प्लॉट इज 80 मीटर इंटू 60 मीटर, मतलब उसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है 60 मीटर। Two cross paths, each 4 meter wide, are constructed at right angles through the center of the field, such that each path is parallel to one of the sides of a rectangle. अब ये जो भी इसने बोला मैं इसको आपको डायग्राम बना देती हूँ और समझा के बता देती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसने बोला है कि एक रेक्टेंगल है, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया, ठीक है। एक ग्रासी प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है वो 80 मीटर है, ठीक है, और उसकी जो साइड है वो क्या है 60 मीटर है, मतलब उसकी जो ब्रेथ है, ठीक है। ये बना दिया मैंने। टू क्रॉस पाथ्स each 4 meter wide are constructed at right angles through the center of the field such that each path is parallel to one of the sides of a rectangle. इसने ये बोला है कि दो क्रॉस पाथ है, मतलब इस तरीके से दो क्रॉस पाथ जो है वो हमने बनाए हैं, ठीक है, और इनको इस तरीके से बनाया है कि ये जो क्रॉस पाथ है ना, ये एक तो इसके ब्रेथ के पैरेलल है और ये वाला जो क्रॉस पाथ है वो इसके लेंथ के पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो क्रॉस पाथ है इनकी जो वैल्यू है वो क्या है 4 मीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्रॉस पाथ को नाम दे देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोल दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो PQRS है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने बोल दिया ABCD EFGH, ठीक है, ये साइड हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रॉस पाथ है कितना है 4 मीटर वाइड है, मतलब 4 मीटर चौड़े हैं ये, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब इसने बोला है आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब मेरे को किसका एरिया फाइंड करना है, मैं शेड कर देती हूँ उस रीजन को, मेरे को इस पूरे रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एंड ऑल्सो आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, मेरे को इनकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है ग्रेवलिंग की, और मेरे को क्या फाइंड करना है, इसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगी, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले पाथ का एरिया फाइंड करना है। आपको शेडेड, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ EFGH। सबसे पहले तो हम इसका फाइंड करते हैं, है ना, शेडेड रीजन का एरिया जो हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH। अब देखो एरिया ऑफ ABCD, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ABCD इज अ रेक्टेंगल जहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है AC और ब्रेथ कितनी है AB, ठीक है। लेंथ AC आ गई, ब्रेथ AB आ गई, तो लेंथ की बात होती है AC PS BD और QR सब पैरेलल है, तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू 60 मीटर हो जाएगी, और AB, ठीक है ना, और CD इनकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर की दे रखी है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, 6 4 24, 240 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया ABCD का। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ EFGH, तो इसके अंदर लेंथ कितनी है EH और चौड़ाई कितनी है EF, ठीक है। अब मेरे को पता है कि EF EH FG PQ और SR सब पैरेलल है, तो सबकी लेंथ भी इक्वल होगी, तो ये तो कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं EF की बात करती हूँ तो EF खुद 4 मीटर, तो ये 4 मीटर की इसकी चौड़ाई, 8 4 32, 320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों के क्या हो जाएंगे, ये दोनों के अपन को एरिया निकल के आ गए। अब हम दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, 240 प्लस 320 कितना आ जाएगा 560 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इतना ही आया। अब देखो आप इस चीज़ को देखो, जब आपने ABCD का
एरिया फाइंड किया, तो आपने ये पूरा एरिया फाइंड किया, ये पूरा एरिया जिसमें छोटा वाला स्क्वायर भी जो है वो कवर हो रहा है। फिर आपने EFGH का फिर से जो एरिया फाइंड करा तो उसमें फिर से ये स्क्वायर कवर हो रहा है, मतलब इस स्क्वायर की ओवरलैपिंग 2 बार हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको एक छोटे वाला जो स्क्वायर है उसके एरिया को तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसकी यहाँ से जो लेंथ है वो कितनी है 4, और यहाँ से भी जो साइड है ये कितनी है 4, क्योंकि 4 मीटर चौड़ा है। तो इसका मतलब मेरे को एक स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि 560 माइनस 16, 4 इंटू 4 16, कितना आ जाएगा ये 560 में से 16 माइनस करो, 560 में से पहले 10 माइनस करो 550, देन 550 में से 6 माइनस करो 544। 544 मीटर स्क्वायर मेरे पास जो है एरिया, वो टोटल शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने एक क्वेश्चन तो निकाल लिया, क्वेश्चन 2 थे, एक क्वेश्चन ये था कि इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 544 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये जो पूरा पाथ है इसको मैंने ग्रेवल किया, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के लिए मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, 5 रुपये लग रहे हैं। तो इस पूरे इतने एरिया को ग्रेवल करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 544 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए मुझे ₹5 इंटू 544 इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर हुआ, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी ओवर हुआ, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27, 2720। हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने लगेंगे, 2720 रुपीज़ जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग आ जाएगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार अच्छे ओलंपियाड्स में भी आ चुका है, ठीक है। आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके अलावा अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओवरलैपिंग होगी एक स्क्वायर की, तो आपके स्क्वायर के एरिया को माइनस करना है। अगर आपने नहीं इमेजिन कर पाए तो फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा इमेजिन करना है इसके अंदर। हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ एन, अब हम क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्वेश्चन कर लेते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर। तो मैं काम करती हूँ, मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेती हूँ, ठीक है ना। ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका बेस जो है वो क्या है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका एरिया, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें BC मुझे कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका एरिया मेरे को दे रखा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो मुझे इन दोनों साइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, AB और AC, जो कि दोनों साइड्स इक्वल होती है। मैंने इसको A ले लिया है, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, मतलब मेरे को पहले A भी पता होना चाहिए। अब A मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, जो चीज़ मुझे दी गई है, मुझे दी क्या गई है, एरिया। तो अब मैं क्या करूँगी, एरिया से उसका पेरीमीटर निकालूंगी, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मेथड में। अब एरिया का फॉर्मूला पहले बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के बारे में, ठीक है ना। तो एरिया जो था आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस का स्क्वायर, ये चीज़ ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया हमको ऑलरेडी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, हाफ बेस कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड कितनी है, इक्वल साइड मेरी A है तो A का स्क्वायर कर दिया माइनस 1/4, बेस कितना है मेरे पास, बेस है 80 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 360 एज इट इज़ का एज इट इज़, यहाँ पर 40 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस 8 8 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 360 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर, यहाँ पर 6400 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1600 आ जाएगा,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 को 360 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 से 0 कटा, 360 को 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1600। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया तो वहाँ 9 9 से 81 बन जाएगा और इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 1600। 81 प्लस 1600 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 मीटर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, क्योंकि 1681 जो होता है वो 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41। अब मेरे पास जो है ये 41 मीटर आ गई और ये कितनी आ जाएगी 41 मीटर। अब मेरे से क्या पूछा है, आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ए प्लस 80 सेंटीमीटर, सॉरी इधर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, 41 सेंटीमीटर, क्योंकि उधर साइड भी सेंटीमीटर में दे रखी है तो इधर हम सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 82 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, यही आएगा, ठीक है। 82 प्लस 80 162 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। क्लियर हुई ये चीज़ आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, इसके एरिया का हम लोग फॉर्म, क्योंकि हमको एरिया दे रखा है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम ए निकालेंगे और फिर हम ए से क्या निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों ने बेसिकली अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए। हाँ, पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसके एरिया के बारे में पढ़ा, उसके पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, उसके डायगोनल के बारे में पढ़ा। फिर रेक्टेंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें उसकी लेंथ दे रखी थी और उसका डायगोनल दे रखा था। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो रेक्टेंगुलर प्लॉट वाला, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन था ये मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन करवाया, ठीक है। अभी एक आधा क्वेश्चंस और हैं तो हम लोग उसको और नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।